guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So we are here with the last chapter of the company law जो हम पढ़ रहे थे हमारे CA फाउंडेशन के कोर्स में. तो ये है आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट. आई नो इट वाज वेरी लॉन्ग चैप्टर, बट इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट थे जो आपके बहुत काम आएंगे और इसका एग्जाम में वेटेज भी काफी है. तो इसीलिए हमने इसे बहुत अच्छे से डिटेल में देखा है. और अगर अब तक आपने इसके बाकी के 11 सेगमेंट्स नहीं देखे हैं, सो डू वॉच देम. हमारे चैनल पे वो सारे अपलोड किए गए हैं. इससे आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, हमारा क्या फॉर्मेट है. इसमें हमने अब तक आपकी बेसिक डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ कंपनीज, किस तरह से कंपनी ऑपरेट करती है, ये सारी चीजें कवर करी है. पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था वो था आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और साथ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड पॉइंट्स. यानी हमने ये देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, उसमें हम क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, उनमें हम क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, और साथ साथ में अगर आपका कोई भी एक्ट इन चीजों के बाद में, इन रूल्स, इन रेगुलेशंस के ऊपर जाके कुछ करता है, इन चीजों को ओवरराइड करके कुछ करता है, तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं. जिसमें हमने ये देखा कि अगर मेमोरेंडम के ऊपर कोई चीज लेके जा रहे हैं तो वो नल है, वॉइड है, वो हमारी कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं है. वहीं अगर हम आर्टिकल्स के बाहर कुछ लेके जा रहे हैं तो हम आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू. और साथ में अगर डायरेक्टर्स की पावर में है तो हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्टर्स की पावर में नहीं है तो हम क्या करेंगे. इस तरह की चीजें हमने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में कवर करी. तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आता है, यहाँ जो हम आज टॉपिक लेंगे वो है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. अगर हमने ये बात करी है कि मेमोरेंडम के बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, तो हमें ये बात भी करनी पड़ेगी कि आर्टिकल्स के बाहर जाएंगे तो हम क्या करेंगे. यानी इंडोर मैनेजमेंट, आपकी कंपनी की इंटरनल फंक्शनिंग कैसे हो रही है, उस पे हम इस चैप्टर में बात करेंगे. अगर अब तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, आप पीछे जाके उन्हें जरूर देखेंगे. और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए आप करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड विद एवरी न्यू वीडियो दैट वी आर अपलोडिंग. आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आरटीपीज, क्वेश्चन पेपर्स, किस तरह से आंसर लिखना है, ये सारी चीजें भी हम हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं. तो हमारी अपडेट्स को आप लेना ना भूलें. और साथ में हमारे पास में जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए भी आप एनरोल करवा सकते हैं. व्हाई? बिकॉज वो आपको हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से हमारे आंसर्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसको आपका क्या व्यू पॉइंट है और एग्जामिनर का क्या व्यू पॉइंट है, उनके डिफरेंस को समझने में. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे आपके इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्ट्राइन के बारे में. तो आपका इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है, यहाँ हमारे पास में कुछ चीजें आती है. जैसे सबसे पहली चीज, इंडोर मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बला है. ठीक है, इसी से हम निकालेंगे इंडोर मैनेजमेंट की चीजें. जैसा कि आपको नाम से पता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक ऐसा नोटिस जो एक्चुअल में हमने दिया नहीं है, बट हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास है. ठीक है, सेक्शन 399 of the Companies Act 2013 provides that any person can inspect by electronic means any document kept by the registrar और मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द सेम. हमने क्या कहा हुआ है कि आपकी जो एमओए और जो एओए है, ये दोनों ही पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं. आपको रजिस्ट्रार के पास में सबमिट करवाना कंपलसरी है और कोई भी कभी भी इन्हें चेक कर सकता है. राइट? तो हमने अल्ट्रा वायरस में भी यही बात करी कि क्योंकि आपका एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हम ये मान के चलेंगे कि जो भी आपकी कंपनी के साथ में डीलिंग कर रहा है उसने एमओए पढ़ा है, उसे पता है कि आपकी कंपनी के पास में क्या ऑथराइजेशंस है और क्या वाकई में जो चीजें आप डील कर रहे हैं वो उनके स्कोप में आती है या नहीं. इसीलिए हमने अल्ट्रा वायरस वाला स्कोप रखा है. वहीं हमने ये बात कही कि एओए जो है वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है. आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से इन डॉक्यूमेंट को किसी भी टाइम पे चेक कर सकते हैं. साथ में आप इनके रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं, जॉट डाउन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, गेट अ कॉपी और द एक्सट्रैक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप उनकी कॉपी भी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस. आप फीस दीजिए वहां पे और उसके बाद में आपको वहां पे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी देखने को मिल सकता है. कोई इश्यूज नहीं है. क्यों? क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है. ठीक है, फिर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार becomes public document. No issues with that, right? And they are available for inspection to any person on the payment of nominal fees. In other words, section 399 confers the right of the inspection to all. It is therefore the duty of every person, this is the duty of every person dealing with the company, to inspect the documents and make sure that his contract is in conformity with the provisions. And
whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the contents of the document. This kind of presumed implied notice is known as constructive notice. ये आ गई आपकी definition जो कि बहुत ही important होगी. Why it is important? क्योंकि हमने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो है आपके constructive notice में आता है. क्या आता है? वहां पे हमने कहा कि अगर आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़े या नहीं पढ़े, वी डोंट केयर. व्हाट वी केयर इज कि आपके डॉक्यूमेंट पब्लिक थे, आपको पढ़ना चाहिए था, आपको रूल्स पता होने चाहिए थे. आपको रूल्स नहीं पता है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो पब्लिक में दे दिए. अब हम ये मान के चलेंगे कि हमने यहाँ पे कंटेंट को पढ़ लिया है, आपको पता है कि किस तरह से काम करना है. इट इज प्रिज्यूम्ड एंड इम्प्लाइड कि वहां पे आपको इस चीज का नोटिस था, और इसी को हमने वर्ड दिया है कंस्ट्रक्टिव नोटिस. एक्चुअल में नोटिस वो हमने पास नहीं किया है, बट वी आर अज्यूमिंग दैट यू नो इट. ओके, आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आपको पता है क्या रूल्स रेगुलेशन है. नहीं पढ़ा, हम मान लेंगे कि आपने पढ़ लिया. क्यों? हमने तो पब्लिक में दे दिए थे, आपकी ड्यूटी थी फीस दीजिए और पढ़ लीजिए. अब हर चीज तो आप उसमें देके फीस नॉमिनल से फीस देनी पड़ती है, आप दे दीजिए और पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो ये चीजें हमारी कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आती है. फिर हमने देखा कि उससे क्या हुआ. बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज मेंट, सबसे पहली चीज, whether a person reads the document or not, he is presumed to have the knowledge of the content of document. आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, हम मान लेंगे कि आपने पढ़ लिया है. It is not only presumed to have read the document but also understood them in the true perspective. हम मानेंगे कि जैसा हमने लिखा वैसा आपने पढ़ा. ओके, फिर every person dealing with company not only has the constructive notice of the memorandum and articles but also of all the other related documents like special resolutions which are required to be registered. आपने कहा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे जो भी रजिस्टर होते हैं, एनुअल अकाउंट्स हम रजिस्टर करवाते हैं, एनुअल अकाउंट्स आपको पता होने चाहिए. स्पेशल रेजोल्यूशन हम वहां रजिस्टर करवाते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पता होने चाहिए. तो इस तरीके से हम जो भी चीज रजिस्ट्रार के पास लेके जा रहे हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपकी देखने की जिम्मेदारी है. आप देखिए, हमने तो अज्यूम कर लिया कि आपने देख के रखा हुआ है. ठीक है. Plus, if a person enters into contract which is beyond the powers of the company, चाहे वो MOA के beyond हो, चाहे वो वहाँ पे authority of directors के हो, या फिर वो AOA के beyond हो, कैसे भी हो, he cannot acquire the rights under the contract against the company. उनको rights नहीं मिलेंगे. क्यों? हमने presume करा है, हमारे पास constructive notice है. ओके, फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. अब हमने ये चीज क्यों निकाली? हमारे पास में कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, वेरी गुड. अब हमारे पास कोई तो तोड़ होना चाहिए, इसलिए आया हमारे पास में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. The doctrine of indoor management is exception to the doctrine of constructive notice. ये है तोड़, ये है आपका exception, ये है आपका loophole. कैसे? The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense means that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. अब क्या बात हुई? हमने कहा कि आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रार के पास पड़ा है, हमने पढ़ लिया. गुड, हमने एक्चुअल में पढ़ लिया. ठीक है, वहां लिखा हुआ था कि किसी भी चीज को पास करने के लिए हमारे पास में 2 डायरेक्टर की साइन होने चाहिए. ओके, डन, नो इश्यूज. अब हमने क्या किया? हमने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कंपनी के साथ में, हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में नीचे 2 डायरेक्टर के साइन है. अब क्या हुआ? एक्चुअल में वो दोनों डायरेक्टर वहां पे प्रेजेंट नहीं थे. उन्होंने या तो अपने सिग्नेचर किसी को दे रखे थे, राइट. आपके डिजिटल सिग्नेचर चलते हैं आजकल. आपने क्या कहा? डिजिटल सिग्नेचर का जो टोकन है वो आपकी कंपनी के ड्रॉअर में पड़ा है, राइट. वो टोकन उन्होंने यूज किया और उस कंपनी पे वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट बना उसके ऊपर दोनों डायरेक्टर के साइन हो गए. मी बीइंग अ पर्सन जिन्होंने बाहर से वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, मेरे पास में एक डॉक्यूमेंट आता है जिसपे 2 डायरेक्टर के साइन है. मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि कोई भी डॉक्यूमेंट को अप्रूव करने के लिए 2 डायरेक्टर के साइन चाहिए, राइट. कोई इश्यूज नहीं है. आई थिंक दैट द एंटायर प्रोसेस इज एज पर द आर्टिकल्स मेंशन, राइट. कोई दिक्कत नहीं. बट अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक्चुअल में उन दोनों डायरेक्टर्स को कुछ नहीं पता. अब क्या वो डायरेक्टर्स आके मुझे बोल सकते हैं कि आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए था, आपको ध्यान देना चाहिए था कि क्या डायरेक्टर्स ने वाकई में उसमें साइन किया है या नहीं? तब हम ये बोलेंगे कि नो, यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट आता है. कैसे? आपके इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी कैसे काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, वहां पे कौन साइन किया मुझे नहीं पता. आई नीड अ डॉक्यूमेंट साइन बाय 2 डायरेक्टर्स. ओके, देन इट्स ओके, नो इश्यूज. तो यहाँ पे हमारे पास में इंडोर मैनेजमेंट जैसी चीज आती है. ये है एक सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ठीक है, ये हमें एक थोड़ा सा एज प्रोवाइड करवाती है, हमें एक डिफेंस प्रोवाइड करवाती है, जिससे हमें पता चलता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस होते हुए भी हम इंडोर मैनेजमेंट की बात को लेके हमारी बात पे लड़ सकते हैं और वहां पे हम इस बात को मनवा सकते हैं, राइट.
For instance, if the act is authorized by the articles and memorandum, and outsider is entitled to assume that all the formalities have been ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे अगर हमें पता होता कि यहाँ जो भी कंपनी है उसके एमओए में ये बात मेंशन की गई है कि आपको किसी भी तरह का सेल परचेज ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम इज अलाउड, हमें ये पता है। अब वो किस तरह से सेल करते हैं, किस तरह से परचेज करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो वहां हमारे इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन काम आएगा, राइट। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए लैंडमार्क केस। आपके पास में केस दिया गया है यहाँ पे, तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन। इन दिस डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो टर्कन रूल के कारण आया था, तो इसलिए ये यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। इंपॉर्टेंट है, हम इसको टर्कन रूल भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे इसका केस लॉ क्या था। तो आपके जो रॉयल ब्रिटिश बैंक है उनका क्या हुआ। द टर्कन वॉज एन ऑफिशियल मैनेजर और द लिक्विडेटर ऑफ एन इंसॉल्वेंट कैमरन कॉलब्रुक स्टीम कोल एंड स्वनीज एंड लिकर रेलवे कंपनी। तीन चीजें आ गई हमारे पास में, कैमरन कोलब्रुक स्टीम है, कोल है, स्वानसी है एंड लॉकर रेलवे कंपनी है। ठीक है, ये चार पांच चीजें वो बनाती है, ये कंपनी है। तो कंपनी में अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंपनी हैज गिवन अ बॉन्ड ऑफ 2000 पॉन्ड्स टू रॉयल ब्रिटिश बैंक। उसने एक बॉन्ड दिया है, ये जो भी कंपनी है उसका लिक्विडेटर है मिस्टर टी। मिस्टर टी ने क्या देखना है कि इस कंपनी ने 2000 पाउंड का एक बॉन्ड दिया हुआ है रॉयल ब्रिटिश बैंक को, विच सिक्योर द कंपनीज ड्रॉइंग ऑन इट्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जितना भी पैसा ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी सिक्योरिटी थी। ओके, द बॉन्ड वाज अंडर द कंपनी सील है, वहां साइन किया गया है दो डायरेक्टर्स के द्वारा, एक सेक्रेटरी ने भी साइन किया है, मतलब दिखने में वो एकदम सही है। When the company was sued, it alleged that under the registered deed of settlement, AOA जो था, directors only had the power to borrow up to the authorized amount by the company resolution. The resolution has been passed, but specifying how much the directors could borrow, ये चीज वहां पे मेंशन नहीं की गई। अब क्या हुआ, केस आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास जो कंपनी है, रेलवे कंपनी जो हमारी है, उसने क्या किया, उसने रॉयल ब्रिटिश बैंक को 2000 पाउंड का एक बॉन्ड दिया। उस बॉन्ड को उन्होंने बहुत ही अच्छे से बनाया, वहां पे सील लगी हुई है, दो डायरेक्टर के साइन हुए हुए हैं, एक सेक्रेटरी का साइन हुआ हुआ है, इट इज वेरी गुड। बैंक को कहीं जगह ही नहीं है बताने की कि यहाँ गड़बड़ है, एओए में ऑथराइज्ड है। बट वहां पे एक छोटी सी चीज और थी, एओए में क्या लिखा हुआ था कि जो भी हम यहाँ पे बॉन्ड दे रहे हैं, हम बोरो कर रहे हैं मनी को, वो कब आपको पावर मिलेगा, वो पावर मिलेगा अगर आपकी कंपनी ने वहां स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, क्या बता के, अमाउंट बता के, तो उतनी अमाउंट तक आपको अलाउड है। अब क्या हुआ, कंपनी ने रेजोल्यूशन भी पास कर दिया, वेरी गुड, कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया, बट उसमें उन्होंने अमाउंट नहीं लिखा। तो एज पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है कि क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक है, आपको पता होना चाहिए, आपने उन चीजों को देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपकी गलती है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, हेल्ड इट वाज डिसाइडेड दैट द बॉन्ड वाज वैलिड, वो वैलिड था। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आया इंडोर मैनेजमेंट, यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो काम नहीं करेगा, यहाँ आएगा इंडोर मैनेजमेंट। इंटरनली कैसे कंपनी काम कर रही है वो चीज हमें मायने नहीं रखती है। सो द रॉयल ब्रिटिश बैंक कुड एनफोर्स द टर्म्स। ही सेड दैट द बैंक वाज डीम्ड टू बी अवेयर ऑफ द डायरेक्टर्स कुड बोरो ओनली अप टू द अमाउंट रेजोल्यूशन अलाउड। एओए वर रजिस्टर्ड विद द कंपनी हाउस, सो देयर वाज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बट कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, गुड, ओके, but the bank could not be deemed to know which ordinary resolution passed because they were not registrable। ordinary resolution तो वो देख ही नहीं सकते, तो हम कैसे चेक करेंगे। The bond was valid because there was no requirement to look into company's internal working. This is where the indoor management rule, the company's indoor affairs are the company's problem। वो अंदरूनी तौर पे किस तरह से काम कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तो सिर्फ इतना देखना है कि क्या वो सही से काम कर पा रहे हैं या नहीं, इंडोर मैनेजमेंट में क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कि रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन के नाम से हमारे पास में आया था, टर्कन रूल है वो, और ये चीज आपको यहाँ पे समझनी थी इस केस लॉ के थ्रू। ओके, नो इश्यूज, आई गेस आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद में एक छोटा सा एक्सेप्शन आ गया आपके पास में इंडोर मैनेजमेंट में। Thus, you will notice that aforementioned rule of indoor management is important to person dealing with the company through its directors or other person. They are entitled to assume that the acts of the directors and other officers of the company are validly performed। ये चीज आपके केस लॉ से निकल के आती है कि हम क्या assume करते हैं
कि अगर आपके पावर में है तो आप उसने उसको ढंग से वैलिडली परफॉर्म किया है। इफ दे आर विद इन द स्कोप, आपके स्कोप में है, आप सही से परफॉर्म कर रहे हैं, हमें कोई गलती वहां नहीं निकालनी बैठनी है। सो लॉन्ग एज द एक्ट आर वैलिड अंडर द आर्टिकल्स, इफ डन बाय द पर्टिकुलर मैनर, एंड आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट इट इज डन इन द मैनर रिक्वायर्ड। जिस तरह से जरूरत थी उसी तरीके से आपने ये काम किया है। ओके, यही हम डिस्कस कर रहे थे अभी, राइट। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद में हमारे पास में क्या आया। अबव मेंशन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और कटाकन रूल हैज लिमिटेशन ऑफ इट्स ओन। ये कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा? इट इज इन एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। केसेस कब है? जब वो इन एप्लीकेबल है या फिर एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहली चीज, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। आपको पता है किसी भी तरीके से, अगर आपको पता है तो आप इस रूल की आड़ में छुप नहीं सकते। ओके, द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, किसी भी तरीके से पता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल आया है, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वेयर द डायरेक्टर्स कुड नॉट डिफेंड द इशू ऑफ डिबेंचर्स टू देमसेल्व्स बिकॉज they should have known that the extent to which they were lending money to the company required the assent of the general meeting which they had not obtained। क्या हुआ यहाँ पे? इसके जो इंटरनल मेंबर्स थे, जो वाकई में वहां काम कर रहे थे, उन्होंने बोल दिया कि हमें नहीं पता कंपनी कैसे काम करती है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि डायरेक्टर्स जो हैं वो खुद को इस बात से डिफेंड नहीं कर सकते कि हमें नहीं पता कंपनी कैसे काम कर रही है। यहाँ पे जो भी पैसा वो दे रहे हैं, जिस तरह से इशू ऑफ डिबेंचर्स उन्होंने किए, डायरेक्टर्स ने अपना पैसा लगाया है कंपनी में, उन्होंने पता है कि हमें जनरल मीटिंग में से अप्रूव करवा के ही पैसा देना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, व्हाई? डायरेक्टर्स वर्क देयर, उनका काम है उसी तरीके से काम करना, तो एओए में किस तरह से काम हो रहा है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए ये इंडोर मैनेजमेंट यहाँ काम नहीं करेगा। लाइकवाइज मॉरिस वर्सेस कंसीन, द डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू हिम as he participated in the meeting। शेयर्स भी डायरेक्टर को दिए गए और मीटिंग भी वही हुई जिसने उसने अप्रूव किया, उस मीटिंग में भी वो डायरेक्टर भाई साहब बैठे हैं। which made the allotment, his appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him as was validly in office। अब इसने क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि एक थे मिस्टर डी, उनको हमने अपॉइंट किया था एज ए डायरेक्टर, बट जिन लोगों ने वहां वोट किया वो खुद ही डायरेक्टर नहीं थे, तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता? उसके बाद में इन्होंने पैसा लगाया कंपनी में, बट इनको जो शेयर्स मिले वो भी सही से नहीं मिले होंगे, वहां पे जो रिजोल्यूशन पास होने थे वो भी सही से नहीं हुए, तो इन्होंने क्या बोला, इंडोर मैनेजमेंट ले आओ, मुझे तो बचाओ आप, क्योंकि मैंने तो एओए नहीं पढ़े, मेरे को क्या पता कैसे काम होता है। भाई साहब आप डायरेक्टर हो, आप वहाँ के एम्प्लॉय हो, अगर आप वहाँ के एम्प्लॉय हो तो फिर आपको पता होगा कि कंपनी कैसे काम करती है। आपको देखना चाहिए कि आप किससे वोट ले रहे हो, क्या वो वाकई में ऑथराइज्ड है आपको डायरेक्टर में अपॉइंट करने के या नहीं। तो ये सारी चीजें आती है जब आपको एक्चुअल नोटिस होना चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए इरेगुलरिटी का, जैसे कि आप एम्प्लॉय हो, जैसे कि आप डायरेक्टर हो, जैसे कि आप वो मेंबर हो जिनको वहां डिसीजन लेना है। तो एक केस तो ये हो गया जब आपको इंडोर मैनेजमेंट का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, राइट। सेकंड केस क्या आता है? सेकंड केस आता है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। अगर आपको जरा सा भी शक है तो आप उसे डिटेल में जरूर देखें। द डॉक्ट्राइन इन नो वे रिवार्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली। आपको पता था, आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी गलती है, आप भुगतो, right? Where the person dealing with the company is put upon an inquiry, for example, when the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make the necessary inquiry. The protection of the Turcon rule is not available where the circumstances surrounding the contacts are suspicious and therefore invite inquiry। अगर सस्पिशन है, आपको लगता है कि वहां पे जनरली ऐसा नहीं होता है, आप प्लीज इंक्वायरी कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ये जो रूल है भाई साहब ये आपको बचाने नहीं आएंगे। ओके, सस्पिशन शुड अराइज फॉर एग्जांपल फ्रॉम द फैक्ट दैट द ऑफिसर इज purporting to act in the manner which is apparently outside the scope of his authority, where for example as in case of आनंद बिहारी लाल एंड डिनशॉ, ये आपका दोबारा से केस आ रहा है, डिनशॉ लिमिटेड नहीं है यहाँ पे, आनंद बिहारी लाल के साथ में यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। द प्लांटिफ accepted a transfer of company's property from its accountant, the transfer was held void। यहाँ पे जो भी मिस्टर आनंद लाल बिहारी थे, इन्होंने कंपनी को कुछ चीजें ट्रांसफर करी एज एन अकाउंटेंट, और डिनशॉ एंड कंपनी लिमिटेड ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, जो कि void है। आप कैसे कंपनी को अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, राइट।
क्योंकि उस कंपनी की प्रॉपर्टी के लिए सील साइन कंपनी के चाहिए, यहाँ पे एक अकाउंटेंट ने ट्रांसफर कर दिया। द प्लांटिफ कुड नॉट हैव सपोर्टेड इन एब्सेंस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी दैट द अकाउंटेंट हैज अथॉरिटी टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी है भाई साहब, आप आनंदीलाल बिहारी जी जो भी है वो कैसे ट्रांसफर करेंगे? अगर कंपनी की प्रॉपर्टी है तो कंपनी के सील साइन होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए, सेक्रेटरी होना चाहिए, वो सारी चीजें तो आपको देखनी ही होगी। अगर आपको लगता है कि मियर अकाउंटेंट कंपनी की प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर कर रहा है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। तो भी अगर आपने इंक्वायरी नहीं करी है तो ये रूल आपको बचाने नहीं आएगा। यू नीड टू इंक्वायर ऑन दिस मैटर। ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ होटल and company versus Northern Novel and Wills Limited, where the person holding directorship of two company agreed to apply the money of one company in payment of debt of the another company. The court said that it was something unusual that the plaintiff were put on inquiry to ascertain whether the person making the contract had the authority to in fact to make it, and any other rule would place limited company without sufficient reason of doing so the mercy of any servant or agent who should purport the contract on their behalf। यानी कि आपके पास में दो तीन चीजें हो गई। पहली चीज, आप वहां पे काम कर रहे हो, डायरेक्टर हो, आपको पता होना चाहिए काम कैसे हो रहा है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि वहां सस्पिशन है, जैसे कि हमने बात करी कि कंपनी की प्रॉपर्टी जो है उनका अकाउंटेंट सेल कर रहा है, पक्का सस्पिशन है, यहाँ पे तो हमें सोचना ही चाहिए। नहीं सोचा, आपकी गलती, आप तो इंडोर मैनेजमेंट नहीं आएगा। दूसरा, इसने एग्जांपल दिया कि वो वहां पे एक डायरेक्टर था, उसने दूसरी कंपनी से पैसा जो कमा रहा है उससे वो पहली वाली कंपनी का पेमेंट कर रहा है। गलत चीज है, आप कैसे उसका पेमेंट कर सकते हो? डायरेक्टर कैसे किसी कंपनी की डेट को रिमूव कर सकता है अपने पर्सनल पैसे से? ध्यान देना चाहिए था आपको, नहीं दिया, आपकी गलती। वहीं अगर कोई ऐसा प्रोसीजरल रूल होता जैसा कि हमने बैंक टर्कन वाले में देखा था, तो आपका टर्कन रूल या फिर इंडोर मैनेजमेंट आता कि नहीं यहाँ पे गलती है, आपको यहाँ पे देखना, देखते तो भी पता नहीं चलता। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है थर्ड चीज, फ्रॉजरी। फ्रॉजरी का केस क्या है? The doctrine of indoor management applies only to irregularities which might otherwise affect the transaction but does not apply to forgery। इस पे तो वो अप्लाई ही नहीं होता। Forgery may in circumstances exclude the Turkon rule। The only clear illustration found in Rubin versus Great Fingall Consolidated. In this case, the plaintiff was a transferee of the share certificate issued under the seal of the defendant company. Defendant company की seal के नीचे उन्होंने ट्रांसफर किया था share certificate. The company secretary who affixed the seal of the company and forged the signature of two directors issued the certificate. डायरेक्टर वहां नहीं थे, उन्होंने सील लगाई, दो डायरेक्टर के साइन कॉपी किए और सर्टिफिकेट इशू कर दिया। द प्लांटिफ कंटेंटेड दैट वेदर द सिग्नेचर वर जेन्युइन और फॉर्ज वर अपार्ट ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट एंड देयरफॉर द कंपनी शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, बट इट वाज हेल्ड दैट द रूल हैज नेवर बीन एक्सटेंडेड टू कंप्लीट फ्रॉडरी। वहां पे फ्रॉड था तो ये चीज आपकी इंक्लूड नहीं की जाएगी। इस रूल को हमने फ्रॉड से दूर रखा है, किसी भी तरह का फ्रॉड अगर वहां होगा तो हम इस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे और वो यहाँ से एप्लीकेबल होना खत्म हो जाएगा। राइट, आई थिंक आपको ये बहुत इजी लगेगा। आपका जो इंडोर मैनेजमेंट वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब क्या हमारे पास में आया, एक कंक्लूजन हम देख लेते हैं। जब हम कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं, कंपनी लॉ में आपने सबसे पहले देखी थी कुछ डेफिनेशंस, जिसमें हमने बात की कि आखिर कंपनी क्या है, किस तरीके से वो फॉर्म की जाती है, उसके आरओसी क्या है, रजिस्ट्रार्स, आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनते हैं, इस तरह की बहुत सारी बेसिक बातें हमने कंपनी के बारे में की। उसके बाद में हमने डिस्कस किया आपका टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी को हमने 3 पार्ट में दिया है, आपके पास में 3 सेगमेंट आएंगे यहाँ पे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और इन तीनों सेगमेंट्स में हमने देखा है कि कितने बेसिस पे कंपनी डिवाइड होती है, कितने टाइप की कंपनी है, और इन सबको एक ही ग्लांस में समझने के लिए हमने इनके एट अ ग्लांस टॉपिक बनाए। और एट अ ग्लांस टॉपिक जो है वो आपको दिए गए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर अब तक आपने वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है और उसके साथ में आपने ये नहीं देखे हैं टॉपिक्स, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो सारे आप जेपीजीज, वो सारी फाइल्स, फोटोज आपको वहां मिलेगी। एक ही ग्लांस में पूरी कंपनी का एक साथ में डिस्क्रिप्शन आपको वहां मिल जाएगा।
उसके बाद जो हमने एक और चीज यहाँ पे देखी है आपके कंपनीज एक्ट के अंदर, वो हमने देखा है कि आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, आपका एमओए क्या होता है और उसके बाद में आपका एओए क्या होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशंस की कुछ रेगुलरिटीज थी, रजिस्ट्रेशंस की कुछ सिस्टम थे जो हमने देखे, और इन सब के ऊपर भी हमने एट अ ग्लांस टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं। जब हम एमओए और एओए की बात करते हैं तो हमारे लास्ट के दोनों लेक्चर्स में आपके पास में दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आए, जिसमें एक तो था अल्ट्रा वायरस, जिसके अंदर हमने कहा कि अगर वो आपके आउटसाइड द स्कोप है तो हम उसे अल्ट्रा वायरस कहते हैं। आउटसाइड द स्कोप वो एमओए के भी हो सकता है, डायरेक्टर्स के भी हो सकता है, और साथ में एओए के आउटसाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर्स आपके कवर किए गए हैं। फिर आज के जो सेक्शन में हमने देखा वो हमने देखा आपका इंडोर मैनेजमेंट का कंसेप्ट, यानी कि आपकी कंपनी अंदर इंडोर उसको कैसे मैनेज कर रही है, वो आपके बाहर वाले जो लोग हैं, आउटसाइड एजेंसीज हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जनरली एओए से रिलेटेड है कि अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। हम मान के चलते हैं आपके पास में कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए, अगर आपके पास में कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं है तो वो आपकी गलती है। बट वहां पे एक्सेप्शन था, उसका एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शंस थे। 3 जगह हमने देखा कि इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करता है। कहाँ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करेगा? आपका इंडोर मैनेजमेंट आपके फ्रॉड के केस में काम नहीं करेगा। उसके अलावा अगर आप वहां पे काम कर रहे हैं, आपको एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि आपको पता है कि वो किस तरह से काम करेगा, तो भी आपका इंडोर मैनेजमेंट आपको बचाने नहीं आएगा। और साथ साथ में अगर आपको वहां पे जरा सा भी सस्पिशन है या फिर आपको लगता है कि वहां गड़बड़ हो सकती है, तो आप उसे प्लीज चेक कीजिए, क्योंकि वहां पे भी आपका इंडोर मैनेजमेंट आपको बचाने नहीं आएगा। अब द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपके पास में ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पे केस लॉ आपके नवंबर 19 वाले में भी पूछे गए थे, और हो सकता है कि इस बार भी आपको इनमें से कुछ केस लॉज मिल जाएं। आपके कंपनीज एक्ट में बहुत सारे केस लॉ इंपॉर्टेंट है। हर केस लॉ के ऊपर एक एट अ ग्लांस टॉपिक हमने आपको बना के दिया है, आप पूरा केस लॉ से समझ सकते हैं और उनके सिमिलर केसेस के अंदर उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हीं सब चीजों के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें हमें एट अ ग्लांस टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें केस लॉज हैं और समरी है इन सब चैप्टर्स की। सो ये था हमारा एंटायर कंपनीज एक्ट। जैसे हमारी सर्दियों ने हमसे विदा ली है, हम भी कंपनीज एक्ट से विदा लेते हैं, और इसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसके लिए काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमसे डिमांड किया है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जस्ट immediately. The next video would be on that. So I will see you with sales of goods acts. Till then, stay healthy, be happy. Bye bye.